जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी घटना चक्र की बुक्स इंडियन पॉलिटी की क्लास करवा रहे हैं। ये जो घटना चक्र है ये बीपीएससी के द्वारा ही है और घटना चक्र में आपको जो है बीपीएससी के द्वारा जितने भी पुराने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इस घटना चक्र में मिलेंगे और जो है लेटेस्ट घटना चक्र 2024 का है। और इस घटना चक्र के जो क्वेश्चन है ये सभी के सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आपके अदर बीपीएससी के द्वारा जितने भी अदर एग्जाम्स लिए जाते हैं वो सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और आज की क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उनकी संपूर्ण व्याख्या भी करेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन एकदम से रिवाइज हो जाएगा और आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। क्लास को अंत तक देखिएगा, इसी क्लास से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 61। ये इंडियन पॉलिटी की क्लास है और इसके जो है 69 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं बीपीएससी घटना चक्र के। आज हम 61 नंबर से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। जो भूमि सुधार है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। ये बताना है। तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती? ये जो है भारतीय बैंक में धन जमा करके प्राप्त नहीं की जा सकती। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित हुआ था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म के द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग में सम्मेलन के द्वारा और रजिस्ट्री के द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है और यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? अभी बताया आपको 11 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020। तो से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखें 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता कानून पारित हुआ था। बी ऑप्शन में है आपका 11 दिसंबर 2019। बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। 64 नंबर प्रश्न है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? विधि मतलब कानून, कानून का नियम या कानून का अधिराज्य, इसका मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विकल्प में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसमें बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखेंगे विधि का नियम अर्थात कानून का अधिराज्य, इसका मतलब होता है कि जो है सभी के लिए एक कानून, मतलब कानून सभी के लिए समान, सभी के लिए एक कानून, ये हो गया विधि का नियम। और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, मतलब सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक जुडिशरी, यही होता है कानून का अधिराज्य या विधि का नियम। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम का सामान्य अर्थ है देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 65। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ये बताना है तो किसको जो है संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार है इनको लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है इन दोनों को दी गई है शक्ति। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की जो शक्ति है उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है इसको अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय जो आपका हाई कोर्ट है इसको अनुच्छेद 226 को के तहत जो है इनको ये शक्ति प्राप्त है। और न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। कौन कौन सी रिटें हैं? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये जो है 5 रिट जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? याद रखिएगा मौलिक अधिकार 12 से 35 में है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन से भाग में है? तो ये जो है भाग 3 में वर्णित है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, ये भी आप याद रखेंगे। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? तो 7वां जो था वो था आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था इसको अब ये जो है हटा दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया और इसको जो है क्या बना दिया गया? लीगल राइट, लीगल राइट कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो याद रखेंगे भारत का जो संविधान है इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो है आपका प्रेस से संबंधित स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 एक का में जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 की बात करेंगे तो इसमें जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद जो 20 है इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 21 में आपको जो है किसी व्यक्ति को जो है उसकी प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। अर्थात अनुच्छेद 21 जो है जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 की बात करेंगे तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया अनुच्छेद 22 में। ये आपको सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट थे इसलिए बता दिए। 68 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार। देखिए संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार प्राप्त है, संपत्ति का अधिकार अब कैंसिल हो गया है तो ये नहीं है, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार प्राप्त है, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, मतलब ये स्टार्टिंग से ही था, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये मूलभूत अधिकार नहीं है, ये अब जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300 का में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित संवैधानिक जो उपचार है इसमें पोस्टमार्टम किसको कहते हैं? वो होता है अधिकार परीक्षा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा क्यों वारंटों को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। देखिए अभी आपको बताया ना, मतलब उनसे पूछता है कि आप किस आधार पर आप इस पद को ग्रहण किए हो। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट भी कहा जाता है। उत्प्रेषण जो है, उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है क्योंकि इसमें भी निर्णित न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जाती है और पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने की दावे की वैधता की जांच की जाती है। अतः विकल्प ई सही उत्तर होगा। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में विकल्प डी को सही माना था, लेकिन इसका राइट आंसर आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर जो है आयोग, वैसे तो आपका उत्प्रेषण भी है यहाँ पे और आयोग ने अधिकार प्रेक्षा माना है, ये भी आप याद रखेंगे।
आयोग ने डी ऑप्शन माना है, लेकिन उत्प्रेषण भी इसमें शामिल है। ठीक है, उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। सी और डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये ऑप्शन इसका होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन आयोग ने अधिकार अपेक्षा बताया था, इसलिए आपको डी ऑप्शन लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। अगर आपको लगाने को आता है तो आप ई ऑप्शन ही लगाइएगा, याद रखिएगा ई ऑप्शन लगाइएगा, क्योंकि बाद में इसमें जो है वो आयोग ने कुछ समान अंक दिया था, इसलिए आपको राइट आंसर ई लगाना है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं सूची में, संविधान की प्रस्तावना में। तो एक कल्याणकारी जो राज्य है इसका आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डीपीएसपी की बात करेंगे, कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है भाग 4 में। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। ये वे आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानूनों के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है 71। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। याद रखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो वो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। डीपीएसपी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है भाग 4 में वर्णित है। और पंचायती राज प्रणाली की जो है व्यवस्था अनुच्छेद 40 में की गई है, जिसमें जो है पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, और संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का भी प्रावधान करता है, ये आप याद रखेंगे। और दोस्तों सभी लोग आप जो है आर्टिकल्स जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपको मतलब अच्छे नंबर गेन करना है तो क्वालिटी में आर्टिकल्स जरूर पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप राष्ट्रपति से रिलेटेड, और सबसे ज्यादा आपके मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गवर्नर, मतलब राज्यपाल, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए। आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा, और इनके सभी आर्टिकल भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। तो दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लिया करें, वहां पे आपको सारी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाती है। 72 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय में, लेकिन जबकि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, अलग है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। और नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। अगला प्रश्न है 73। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 45वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 39वें संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो ये 42वें संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया और इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो भाग 4 है, भाग 4 का अनुच्छेद 51 का को शामिल किया गया। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक अधिकार कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और कौन सा था? मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। और 11वां मौलिक अधिकार जो है शिक्षा से संबंधित था, याद रखेंगे।
74 नंबर प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया आपको 10 आचार आदेश कौन से थे? मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य यस, पंचायती राज के सिद्धांत ये भी नहीं, राज्य के नीति निर्देशक ये भी नहीं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। अगला क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है ये बताना है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण ये नहीं है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ये है आपका मौलिक कर्तव्य है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं व अनिवार्य शिक्षा ये भी नहीं है, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना ये भी नहीं है। बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है, और यह अनुच्छेद 51 का चा में वर्ड शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 76, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे संसद में वोट दे सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति जो है आपका संसद का हिस्सा होता है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है, इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। याद रखेंगे जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली और अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, दोनों के द्वारा हो किया जाता है। बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी एंड सी। अगर आप में दोनों में आते हैं तो आप जो है आपके जब एग्जाम होगा तो उनमें से एक ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन इनमें से एक से अधिक, तो वही आपको लगाना है। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है, तथा विकल्प बी और सी दोनों सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे सौंप दिया जाता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है सुप्रीम कोर्ट को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार, इसमें आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछ लेता है, तो अनुच्छेद 71(1) के अनुसार जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित या सशक्त विषय, मतलब जितने भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद होते हैं, उनके निर्वाचन से संबंधित विवाद होते हैं, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया जो विनिश्चय अंतिम होगा, मतलब जो भी निर्णय होगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वो अंतिम होता है और वो मान्य होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनको कैसे हटाया जा सकता है, तो ये संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, इसकी रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है, यूएसए के संविधान से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं, याद रखेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। और भारत के प्रथम नागरिक भी जो हो कौन होते हैं, तो भारत के प्रथम नागरिक जो है प्रेसिडेंट को ही माना जाता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है
कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है, तो वो स्वयं करेगा या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है 81। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। केंद्र सरकार में उच्चतम न्यायिक सेवा अधिकारी कौन होता है? वो होते हैं मंत्रिमंडल सचिव। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं और ये जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, सभी तीनों में। भारतीय जो संविधान है इसमें जो है केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर या ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। याद रखेंगे, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, तीनों आधार पर जो है भारत का जो राष्ट्रपति है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है और वह ऐसे निम्नलिखित आधारों पर कर सकता है। हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, जिसे सशस्त्र विद्रोह कहते हैं, बाह्य आक्रमण के आधार पर अथवा युद्ध के आधार पर। अगला प्रश्न है 84। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर आपका गवर्नर या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है गवर्नर, जो राज्य के गवर्नर होते हैं, गवर्नरों की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन राज्यपाल जो गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। याद रखेंगे, भारतीय जो संविधान है इसमें भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं है? राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री तो इनको नियुक्ति करने का अधिकार है राज्यपाल के पास। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं वैसे ही राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। यह अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यपाल इस मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, आपातकाल की घोषणा करें या अध्यादेश जारी करें। तो ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं, क्षमादान भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना ये जो है इनके अधिकार में नहीं है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के जो किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से। याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वे बिहार से थे। आप सभी को पता है स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और ये बिहार के थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट प्रश्न है 88। कौन सा कथन असत्य है अर्थात कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए एकदम सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये कथन भी सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 89। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। याद रखेंगे तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे भारत का जो प्रधानमंत्री पीएम होते हैं वो केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है और इस प्रकार भारत का जो प्रधानमंत्री है केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखतः यह लोकसभा में बहुमत दल वाले दल का नेता होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद की सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को संसूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। अगला प्रश्न है 91 जिसका आंसर आप सभी को देना है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, ये केवल लोकसभा के प्रति। संघीय जो मंत्रिपरिषद है इसके मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं ये बताना है। और कैसी लगी आज की क्लास ये इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी लोग जो है एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे विद्यालय एजुकेशन। विद्यालय एजुकेशन आप सर्च करेंगे वहां पे आपको जो है इसका चैनल का लिंक चैनल मतलब खुल करके सामने आ जाएगा और वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां से आपको सारी वीडियो की लिंक्स और जितने भी क्लासें होती हैं और आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड की जाती है और सारी पीडीएफ भी वहां पे आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे और सभी लोग जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। अब जो है जून में आपका एग्जाम होना है ये कंफर्म हो चुका है। चलिए आप सभी लोग जो है अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।